Hi everyone. Welcome to my podcast. If you enjoy the content, please hit that subscribe button and check out my YouTube channel as well, links in the description below. Enjoy the show. तो आपको वैसे क्या बोलते हैं कि कविता लिखने का शौक है, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि ये कहाँ से आपके मन में ऐसा विचार आया कि भाई मैं ये सब करूँ। और So especially just the poetry part, तो मतलब मैं फॉर्मल नहीं बट मैंने अपना हाई स्कूल और ऐसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये सब कुछ नवोदय विद्यालय शेखपुरा में बिताया। तो आई बिलीव वहां से थोड़ा, जब आप पेरेंट्स से दूर होते हैं और हॉस्टल लाइफ जी रहे होते हैं, तब आई थिंक पोइट्री वाज द बेस्ट वे। और मैं डायरी भी लिखती थी, तो ओके। देयर अराइव दिस। तो ये वहीं से है थोड़ा, कि ऐसे पोइट्री के फॉर्म में अगर लिख सके विचार तो ठीक है। मेरे हिंदी के टीचर थे डॉक्टर नीरज सेन, ओके। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया थ्रू आउट। तो दिस बेस्ड फ्रॉम देयर। ओके, तो आपका मतलब आप पहले से ही डेडिकेटेड और टैलेंटेड पर्सन है, ऐसा है कि आपने मेहनत ऐसा करा है कि आपके पास मेमोरी पावर ज़्यादा है आप, क्योंकि आपने नवोदय भी क्रैक कर लिया है, जो कि यहाँ पे हमारे राजकोट सिटी में काफ़ी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बट सबको नहीं मिल पाता है नवोदय में। तो आपका क्या मतलब, कैसे किया, खुद से किया, कोचिंग रखा था, क्या था कुछ उसके बारे में? नहीं नहीं तो आई थिंक जब मैं नवोदय की तैयारी कर रही थी, इट वाज ईयर 2009-10। सो एट दैट टाइम मेरे पास आई थिंक टैलेंट तो हम डेवलप ही करते हैं, ओके। लेबर मतलब मैं थोड़ा हार्ड वर्किंग नेचर की हूँ। ओके। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ गॉड गिफ्टेड मिला है। मुझे पता है मैं प्रैक्टिस करूंगी तभी वो कन्वर्ट होंगी चीजें। और मैं इतने छोटे शहर से थी कि वहां पे मुझे पता था कि अगर मुझे इन टाउन रह के पढ़ना है तो शायद नवोदय विद्यालय इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। ओके। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। अगर ये स्कूल में नहीं जाती तो मुझे वहां के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ता, जहाँ एजुकेशन शायद उस लेवल की नहीं मिलती हम्म। जो मुझे नवोदय विद्यालय में रह के मिली। तो मेरे पास सिवाय यहाँ जाने के कोई और ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैंने ऐसे जी जान लगा के, मैं सेपरेट कोचिंग तो नहीं कर रही थी, मैं ट्यूशंस लेती थी लोकल टीचर से और ओके। बाकी सेल्फ प्रैक्टिस करती थी। मतलब मैं स्कूल अटेंड कर रही थी फिफ्थ स्टैंडर्ड का और उसके बाद प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि फिफ्थ स्टैंडर्ड के नवंबर के टाइम में, हमारे टाइम नहीं फरवरी में होता था। सो 2010 की फरवरी में मेरा एग्जाम हुआ ओके। और जून में आई गॉट एडमिट। ओके, तो आप वैसे कौन से स्टेट से हैं, मैं भूल गया, चेन्नई से हैं कि कौन से स्टेट से हैं? नहीं नहीं, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हूँ। ओके, तो ओके, बिहार में तो मुझे लगता है कि कोचिंग इंडस्ट्री बिहार और में भी राजस्थान दोनों में टॉप पे है, और में भी दिल्ली में भी है। हर किस्म की कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा एक है, तो वो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि भाई कैसा वहाँ पे माहौल रहता है, या तो आपका कोई उससे इतना पाला नहीं पड़ा है, जो मतलब जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हो, मे बी फॉरेन जाने के लिए भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग भी रहते होंगे अलग अलग। तो आपका कोई एक्सपीरियंस, गेट की कोचिंग होती है कि गेट की नहीं होती है वहाँ पे? होती ही होगी, मेरे अ, गेट की भी होती ही हाँ होगी। तो मैं ना थोड़ा बिगनिंग से शुरू करना चाहूंगी। ओके। तो सबसे पहला स्टेज कंपटीशन का आई थिंक यही जेई और नीट वाला फेज होता है। जब आप ट्वेल्थ से जेई या नीट के लिए प्रिपरेशंस करते हो, तो तीन डिस्ट्रिक्ट वहां पे बहुत पॉपुलर है। और आई डोंट थिंक कि बिहार में बच्चों के माइंड में जेई नीट के अलावा कोई तीसरा चीज है जो इतना हाईली डोमिनेटेड है। ओके। फैशन इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं लोग, लेकिन 90% ऑफ द बच्चे तो जेई और नीट की तैयारी करते ही हैं, उसके बाद कुछ सोचते हैं आगे। अगर थोड़ा सा भी स्टडीज के प्रति उनका ध्यान ज्यादा रहा है तो जेई नीट की तैयारी सब करते हैं। तीसरा ऑप्शन सीयूईटी का होता है, कॉमन अंडर ग्रेजुएशन की जो एग्जाम होती है। हम्म। उसके लिए भी चूंकि उसके पैटर्न में एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें जो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री लोग पढ़ लेते हैं जेई नीट की तैयारी के अलावा, ओके। इसलिए वहां जाते हैं। वरना पहला परसेप्शन तो जेई या नीट ही होता है। ओके। और वो टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट्स आई थिंक गया, पटना, भागलपुर, ये हम्म। तीन जगहों पर कोचिंग इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम कर रही है। और ना सिर्फ जेई और नीट की तैयारी, बल्कि अगर हम उससे आगे की बात करें तो अंडर ग्रेजुएशन के बाद जनरल कॉम्पिटिशन्स जैसे बैंक, पीओ, एसएससी, यूपीएससी, इन चीजों में लोग सर्विस ओरिएंटेड सिंस ज्यादा है,
तो इन चीजों की भी कोचिंग इंडस्ट्रीज काफी बूम कर रही हैं और वहां तैयारी होती है इनकी। गेट थोड़ा सा, गेट या कैट का एग्जाम जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, उसका क्रेज थोड़ा सा कम है क्योंकि लोगों की कोशिश ग्रेजुएशन के बाद जॉब लेने की तरफ की ज्यादा है। तो कोचिंग्स हैं लेकिन कम है। और अपने जर्मनी जाने वाले लोग की आपका मतलब वो कितना है, जैसे कि यहाँ पे जेई की प्रिपरेशन करके फिर वहाँ पे चले जाए मास्टर सॉरी बैचलर्स करने मास्टर्स करने, क्योंकि वो लोग भी मुझे अपना लगता है, जेडब्ल्यू के स्कोर के ऊपर ही देते हैं ना एडमिशन। वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, जर्मनी में भी ऐसा ही हो गया है। हाँ मतलब इंजीनियरिंग की हमारी जेई की एग्जाम की वैलिडिटी बहुत सारी कंट्रीज में है। पर मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम पर्टिकुलरली बिहार स्टेट विदेश जाने वाले लोगों का कन्वर्जन रेट बहुत कम है। जी लाइक वी बिल्कुल। आर ट्रूली डेडिकेटेड टू स्टडिंग इन इंडिया ओनली, भारत के किसी भी कॉलेज में कहीं पे चले जाएंगे। पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन जाके स्टडी करने वाला कल्चर बिहार यूपी ये सब जगहों में थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है कि साउथ में बच्चे जो है ज़्यादा उसमें फोकस करते होंगे, एक तो जॉब, दूसरा साउथ मतलब मे बी केरला है, हैदराबाद है, मे बी चेन्नई भी है। तो वो लोग शायद जॉब का तो है फर्स्ट प्रायोरिटी, दूसरा मे बी सऊदी कंट्रीज़ में जाना, तीसरा मे बी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना। और हो हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लाइक अगर हम पंजाब हरियाणा की भी बात करें तो वहां से भी इमिग्रेंट्स कनाडा ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा बहुत जाते बहुत हैं। जाते हैं। और अगर मैं केरला की बात करूँ तो केरला में थोड़ा, केरला तेलंगाना इन सब जगहों में सऊदी कंट्रीज में इंक्लिनेशन ज्यादा है हम्म, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। और एक और चीज ये कि थोड़ा रीजनल अलाइनमेंट भी ज्यादा है फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, तो लोग वहां ज्यादा जाके बसने हम्म, की कोशिश करते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो। तो पीपल लाइक मनी एंड लाइफस्टाइल देयर, तो वो वहां जाने की कोशिश करते हैं। पर अगेन लाइक जाते हैं पर ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, लोग हैं। हम्म। बट एक ट्रेंड इमिग्रेशन है, रेट बहुत ज्यादा है, ब्रेन ड्रेन वहां से। हाँ जी। एक ट्रेंड है ऐसा बोल सकते हैं अपन के भाई। दूसरी चीज़ के भाई, आपका जो स्कूलिंग था वो हिंदी मीडियम में हुआ था कि इंग्लिश में ही आप पढ़े थे पहले से, वो कुछ आप बताएंगे? और आपको क्या नहीं, लगता है कि भाई रीजनल लैंग्वेज में, ये भी काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं ऐसा मतलब पूछना चाहूँगा कि भाई क्या बोलते हैं कि रीजनल लैंग्वेज में अपना स्कूलिंग हो और फिर ग्रेजुएशन में कुछ अलग हो, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर इंजीनियरिंग मेडिसिन जैसे फील्ड भी जो है वो अपनी लैंग्वेज में ही वो लोग सीखते हैं। अपना इंडिया है और इंडिया जैसे जो जो फ्रेंच या तो इंग्लिश कॉलोनी के अंडर में थे वो लोग बचपन से वही सब लैंग्वेज में, मतलब वहाँ पे एक होता है कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल, लोकल लैंग्वेज स्कूल। तो आपको लगता है क्या कि भाई ऐसा, या तो ऑब्जर्वेशन या पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा लगता है कि भाई ऐसा होना चाहिए? अ, देखिए मेरा परसेप्शन, मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ क्योंकि जी। इंडिया में चाहे इंजीनियरिंग हो या नीट हो, हम कोई भी डिग्री हो वो हम बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ही करते आ रहे हैं। मगर काफ़ी टाइम से। आई बिलीव, हाँ यस, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन ही सीबीएसई के थ्रू जो हुआ है वो थोड़ा इंग्लिश ओरिएंटेड डिजाइनिंग है उसकी। नवोदय विद्यालय में भी, चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल था, या फिर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश ही है। लेकिन आई आई बी हैप्पी अगर हम हिंदी में कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें। जो पर वहां पे भी ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन है ना जय, कि हिंदी लैंग्वेज हर कोई नहीं पढ़ता। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए अगर मुझे गुजरात की इंजीनियरिंग कॉलेज मिली और वहां की रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है तो मुझे हिंदी के साथ साथ गुजराती भी सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये बहुत स्टडी बड़ा का एक चैलेंज है। मीडियम रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी। जर्मन और फ्रांस में क्या है, पूरी जर्मनी ही जर्मन कहती है, पूरा फ्रांस ही फ्रेंच भाषा कहता है। ऐसी स्थिति में उनका उस लैंग्वेज में पढ़ना काफी आसान है। पर ऐसे में जब हमें चाहिए था कि हम रीजनल लैंग्वेजेस को लेके आगे बढ़े तो ये एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग हो जाएगा, अगर मैं यस। यहाँ भी बहुत कोई डिफिकल्ट भी हो केरला में जाएगा। पढ़ाई कर रही हूँ बिल्कुल, तो ये तो मैं इम्प्लीमेंटेशन इमेजिन भी, कर सकती थी। इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल टाइप, अब तो इम्पॉसिबल जैसा ही है इम्प्लीमेंटेशन करना, और टाइम एफर्ट उसमें ज़्यादा लग जाएगा जो कि मतलब हम दूसरी जगह पे लगा सकते हैं मे बी, गवर्नमेंट हाँ का क्योंकि हमारा सबका। हाँ। करिकुलम अब डिजाइन हो चुका है। हम्म।
इंग्लिश के साथ सहूलियत हो रही है चीजों को पढ़ने में, आगे बढ़ाने में, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ रीजनल लैंग्वेज के साथ परस्यू करना है या नहीं, ये चॉइस है। क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन लोग करते हैं रीजनल लैंग्वेज में, जो अच्छी बात भी है। पर हायर डिग्रीज जो आ, हम कोशिश करते हैं कि दूसरे स्टेट में जाके करें, उसके लिए कॉमन लैंग्वेज होना सहूलियत का बात है, अच्छी बात है। उससे अच्छा है कि हम बेटर इनोवेशन, पढ़ाई, एजुकेशन डेवलपमेंट और नए करिकुलम में लगाएं, तो ठीक है, वो एनर्जी वहां जाए तो ज्यादा सही है। और अपने चेन्नई में और आपको बिहार में क्या डिफरेंस लगा, मतलब एनवायरनमेंट वाइज, फूड वाइज, कल्चरल वाइज, कि सब सेम ही लगता है क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं वही आपका टाइप का वो एनवायरनमेंट हो गया है, तो मतलब बाहर भी जा रहे हो तो आप उनके ही साथ जा रहे हो, तो क्या है आपका अनुभव, क्या रहा है अब तक का, कुछ बताना चाहेंगी? और आप सदगुरु के आश्रम में भी गए थे तो वो भी थोड़ा अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें तो। हाँ हाँ, श्योर। तो बिहार और केरला का कल्चरल डिफरेंस तो है ही, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि कोई मामूली सा डिफरेंस है कि मैं बिहार से उठ के यूपी चली गई हूँ। बिल्कुल, खान पान से लेके रहन सहन का तरीका या वेदर कंडीशन भी काफी अलग है केरला में। बिहार में गर्मी और बरसात, हम्म, इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता और बारिश बहुत कम होती है, जबकि केरला मेजोरिटी जो सीजन है वो बारिश और गर्मी का है। पर बिहार में इट्स गर्मी एंड सर्दी ज्यादा। हम्म, तो एक तो वेदर कंडीशन हो गई, दूसरा खान पान। तो खान पान में बेसिक चेंज जो है, हमारे यहाँ पे सरसों तेल में भोजन बनता है, हम्म, और कोकोनट यहाँ में। पर नारियल तेल का उपयोग होता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे यहाँ थोड़ा शाकाहार भोजन ज्यादा है, जबकि यहाँ पे मांस खाने का ज्यादा ट्रेंड फिश है। फिश का और ज़्यादा है, और दूसरी, हाँ, हाँ, फिश और सी फूड ज्यादा सी चलती फूड। है यहाँ पर। और दूसरी चीज ये भी कि रीजनल फूड्स में, जैसे कि हमारे यहाँ पे रोटी चावल दाल चलता है, यहाँ पे रसम राइस चलेगा और इडली डोसा चलेगा। तो ये फूड, मुझे ज्यादा फूड इन्फ्लुएंस का ऐसा था नहीं, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन फूड भी काफी पसंद था। पर और लैंग्वेज भी हमारे यहाँ पे ऐसे, जैसे मेरी लैंग्वेज मगही है, पर यहाँ पे मलयालम बोलते हैं। तो पर लकीली मैं जहाँ रह रही हूँ वहां पे हम इंग्लिश हिंदी इसमें बात कर लेते हैं, लोग पूरे भारत से हैं यहाँ पे। पर बाहर निकलते ही थोड़ा थोड़ा कॉन्वर्सेशन में दिक्कत तो होता है। तो हाँ, यही है, काफी डिफरेंसेस हैं। वैसे आपको फिश की जो अलग अलग रेसिपीज होती है उसमें पता चलता है कि भाई इसका क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मतलब कभी आपको कहीं पे जाके कोई ऐसा बोले कि भी आपको फिश की अलग अलग रेसिपी आप ऑर्डर करें, तो मैंने देखा है कि जो लोग सी साइड नहीं रहते हैं उनके लिए तो ये सब एक पूरा एक ये अलग ही वर्ल्ड है। फिश का जो रेसिपीज है, अलग अलग टाइप की फिश है, अलग अलग टाइप के सी नहीं एनिमल्स जय, है, बहुत मैं डिफिकल्ट रहता है। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए तो फिश ही एक अलग वर्ल्ड है। हाँ, इसीलिए मैं मतलब बोल रहा हूँ, वेजिटेरियन हूँ तो खाली ऐसे ही नॉलेज के लिए, मतलब कभी नहीं, आपने मुझे कुछ एक्सप्लोर ज्यादा, किया है? मुझे कुछ नहीं नहीं, मैं बस अपने दोस्तों को ही खाते देखती हूँ और उनसे पता चलता है मुझे कि ये हिल्सा फिश है, ये कोई और फिश है, ये छोटी वाली मछली है। मेरे लिए सब कुछ बस एक विजुअल की तरह है, क्योंकि मेरा वो फूड है नहीं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन और ना मुझे कुकिंग स्टाइल के बारे में ज्यादा पता है फिशेस की। पर यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है ऐसे, पर मैंने कभी देखने की ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि वो मेरा जॉनर नहीं था। क्योंकि एक्चुअली में मैंने मूवीज वगैरह में देखा है ना और कि एक फिश खाने के लिए एक कला है कि अदरवाइज उसकी हड्डी जो है वो गले में फंस जाएगी, तो ये भी एक आई थिंक हाँ, तो वो तो है, वो शायद, हाँ, वो थोड़े आराम से नरमी से लोग खाते हैं। पर अगेन, ये फिश पे डिपेंड करता है, कई फिशेस बोनलेस शायद भी बिना हो गए। तोड़े भी आप खा सकते हैं उसको, हाँ, चिप्स की तरह फ्राई करके। पर मुख्यतः जो सिंगल पीस वाले फिश जो मेरी रूममेट खाती है, वो उसको ऐसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ के खाती है। तो अभी तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और बात आपने कोयम्बतूर की भी की थी, तो महाशिवरात्रि के दिन ईशा फाउंडेशन के कोयम्बतूर वाले ब्रांच में गए थे हम। और वो एकदम सुरील एक्सपीरियंस, दैट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। एक तो मुझे ऐसा लग रहा था पूरा केरला, पूरा तमिलनाडु वहीं पहुंच गया है, बहुत रश थी। ओके। हमें पहुंचते पहुंचते ही काफी टाइम हो गया। और उसके बाद पूरी नाइट जागरण और अच्छे अच्छे गाने जो गायक लाइव गा रहे थे, सदगुरु जी का भाषण और भोजन, इसका सिलसिला चल रहा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहां जाने का भी। ये तो चेन्नई में आपने वैसे क्या क्या एक्सप्लोर किया है, कुछ उसका आप बता सके? और बिहार में भी आई थिंक आपने 2-3 फॉरेस्ट के वीडियोस बनाए, तो फॉरेस्ट के बारे में, बिहार के फॉरेस्ट के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें।
और अ, चेन्नई का भी कुछ ऐसा बताया कि मैं नेचर के अंदर क्या क्या वहाँ पे है देखने लायक। जय मैं कोझिकोड में हूँ, केरला में। सॉरी, हाँ चेन्नई नहीं, तमिलनाडु सॉरी, हाँ की राजधानी। केरला, केरला, यस यस, सॉरी मैं स्किप हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो कोझिकोड में एक्चुअली बीचेस बहुत ज्यादा हैं, यानी कि समुद्र तट। तो यहाँ पे कोझिकोड बीच, कापड़ बीच, ये बीचेस बैक बहुत वाटर, खूबसूरत बीच हैं। और यहाँ आने का, हाँ जी, बैक वाटर भी है ना वहाँ पे, हाँ। समंदर, हाँ जी, हाँ जी, समुद्र तट लगता है और बहुत खूबसूरत बीचेस है यहाँ पे। अरब सागर से ही जुड़ी हुई बीचेस हैं ये। और यहाँ पर सबसे पुराना मस्जिद भी है भारत का, वन ऑफ द मोस्ट जी, ओल्डेस्ट मस्जिद, जहाँ मैं नहीं गई हूँ पर कल्चर है इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। और जी, सी फूड का कल्चर भी काफी अच्छा है यहाँ पे। और वेदर और नेचर का वॉक, अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं 2-3 दिन के लिए एक ऐसे शहर में रहना चाहता हूँ जो शांत हो, जहाँ हवा अच्छी हो, जहाँ वातावरण अच्छा हो और जो समुद्र के किनारे लगा हो, तो मोस्ट वेलकम इन कैलिकट। हम्म, पास में वायनाड है, वहां पे थोड़ी ऊंची पहाड़ी है, अलग अलग तरह के एडवेंचरस टूर्स कर सकते हैं आप। वहां पे बनासागर डैम भी है, बनासुरा डैम, सो वहां पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। पर बिहार की बात करूं मैं तो अभी राजगीर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैं बात कर रही थी अपनी वीडियो में, जहाँ पे हम्म, मैं राजगीर के वाइल्ड लाइफ पार्क में गई थी। और वो जंगल एक्चुअली कंस्ट्रक्ट ही किया गया है थोड़ा आपको वन्य जीवों से रूबरू रूबरू कराता कराने है के लिए, ये। लेकिन वहां पे एज सच कोई, हाँ जी, एज सच कोई जानवर है नहीं। अच्छा, पर कंस्ट्रक्शन वैसे की गई है। और आपको उस टूर के दौरान 4 असली शेर और बाघ, ऐसे मतलब स्पेसिफिक चीजें जो वहां पे रखी गई हैं, जो अच्छा, वहां कहीं से लाई गई हैं, उस जंगल का हिस्सा उन्हें बनाया गया है, ओके, ताकि हम अपने रियल लाइफ से ऐसे, हम बैठे हैं बस के अंदर और शेर गुजर रहा है, तो ये एक्सपीरियंस के लिए वो वाइल्ड लाइफ पार्क है आई थिंक। और सबको जाना चाहिए, वो अच्छा हम्म। है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला पोर्शन। बिल्कुल। आप कभी बिहार गए हैं? बिहार तो अभी बाकी है, केरला में आया हूँ, बट एक्चुअली में केरला में हमारा एक फ्रेंड था, तो उसके साथ साथ ही हम सब जगह चल दिए थे, तो हमने कोई रिसर्च करके कोई प्लेस के नाम मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं है। बट एक चीज़ मैंने देखा था कि केरला में जो है खाना पीना बहुत सस्ता है। मतलब आप गुजरात में आओगे तो गुजरात से तो मतलब 4 गुना सस्ता है, गुजरात में बहुत महंगा खाना मिलता है। आई थिंक बॉम्बे भी खाने पीने में तो बहुत सस्ता है, तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा था। और दूसरी चीज़ वहाँ पे मैंने देखा था कि हर मतलब वहाँ पे सिटी और विलेज ऐसा दो डिफरेंस थोड़ा कम है। तो मिक्स कल्चर है, हर एक के घर में क्या बोलते हैं कि केले का पेड़ है, फिर नारियल का पेड़ है, और उस टाइप का घर ज़्यादा मैंने देखे थे वहाँ पे। दूसरी चीज़ कि भाई कॉफ़ी भी वहाँ पे, कॉफ़ी बीन्स मिलती थी। और नारियल वैसे वहाँ पे उगते हैं, बट फिर भी वहाँ पे 50-40 रुपए के नारियल ही वहाँ पे भी उगते के नारियल, हाँ, नारियल क्योंकि सस्ते नहीं है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, अभी भी मुझे नारियल याद वगैरह है। थोड़े नगदी फसल है, इनका रेट सेम ही रखने की कोशिश करती है ना गवर्नमेंट। ये थ्रू आउट इंडिया आपको ऑलमोस्ट सेम रेट में मिलेंगे एक्सेप्ट बेंगलोर बंगाल आई में बिलीव। बेंगलोर में भी भर भर के नारियल सब जगह दिखेंगे, बट प्राइस तो उसका भी हाई ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उग रहा सब है तो सब दस पूरे बीस रुपए भारत के में नारियल, हाँ। नारियल मिल जाएगा। तो ये कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। तो गवर्नमेंट का कुछ होगा, ओके वो तो ओके। मुझे नहीं पता था। बाकी गुजरात में भी हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट है शेर का, बट वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को निराशा ही मिलती है कि जाते तो है बट कुछ दिखता नहीं है। हिरन यहाँ वहाँ घूमते हुए दिख गिर जाते हैं। नेशनल पार्क। हाँ, शेर तो कभी कभी किसी को ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब नहीं, बहुत मैं ही तो ज़्यादा। लकी थी, मैं तो मुझे के ऐसे चारों के चारों शेर मस्त ऐसे मजे अच्छा, में। आए थे आप यहाँ पे? हाथी, हाँ नहीं, लेकिन हाँ शेर गुजरात थे में आए और थे? काफी अच्छा अरेंजमेंट है। नहीं, गुजरात नहीं सर, मैं जब राजगीर में ही गई थी अच्छा, वाइल्ड लाइफ ओके। सेंचुरी। यहाँ पे तो है, बट वो क्या है कि खाना कम पड़ जाता है तो गाँव में आ जाते हैं, तो वहाँ पे रियल देखने को मिलता है। बाकी जब आप सेंचुरी में जाते हो तो वो एक एक्सपीरियंस जो मिलता है शेर का, वो नहीं कि भाई डरावना एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, वो वहाँ पे नहीं होता है इतना। जो भूखा शेर यहाँ वहाँ घूमता है ना, उसका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का होता है। तो वही चीज़ है। और दूसरा आपने क्या बोलते हैं कि भाई आईआईएम की प्रिपेयर, पहले तो आपने ग्रेजुएशन जो है वो आपने कहाँ से करी है, और आपका वो उसके बाद का जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो थोड़ा सा बताइए कि। और आपको पहले से आपको पता था कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है,
कि ऐसा कुछ था कि आपको जो मिला उसमें आप फ्लो के साथ चली गई? नहीं नहीं, मेरा रुझान जब मैं जेई का प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरे दिमाग में दो डोमेन्स थी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। पर फिर आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उस राउंड में जब मैं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज की का पार्ट बनी, तब मुझे रुझान थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज्यादा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों डोमेन, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आप एक्सप्लोर कर सकते हो और दोनों डोमेन्स के लिए एलिजिबल थे। तो हम थोड़ा जॉब ओरिएंटेड माइंड के होते हैं, तो मैंने कहा इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की तरफ जा करके अपना कोडिंग का करियर बनाऊं, जो कि ठीक है उस वक्त मेरा परसेप्शन था 2017 में। पर अब ये चीज बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो कोडिंग और कंप्यूटर साइंस की तरफ कोई भी जा सकता है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ली और 4 साल अपनी डिग्री गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, पंजाब स्टेट का कॉलेज है वो, वहां से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 18 महीने तक काम किया और अपने कार्य के दौरान ही मैंने कैट की तैयारी भी की। जिसके बाद मतलब जब मैं जॉब में थी तब मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, थोड़ा इंजीनियरिंग से हटके मैनेजरियल रोल की तरफ जाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए कैट की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। और फिर कैट के एग्जाम के बाद, इंटरव्यूज के बाद मैं यहाँ हूँ, आई एम कोझिकोड में। और अपने क्या बोलते हैं कि आपने मतलब एम टेक के बारे में नहीं सोचा और ये सोचा एमबीए करना है, तो मतलब क्या आपके दिमाग में चल रहा था, कुछ उसका कुछ शेयर करना चाहे? हाँ, तो एक्चुअली एमटेक करके भी मुझे फिर टेक्निकल रोल्स ही मिलते हैं ज्यादातर, पर मुझे मैनेजरियल मैनेजमेंट में रोल में जाना था। जाना था थोड़ा। हाँ जी, मुझे थोड़ा बिजनेस समझना था, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि मैं टेक्नोलॉजी की तरफ देखूं। टेक्नोलॉजी पार्ट होती है मैनेजमेंट हैंडलिंग की, पर वो काफी टेक्निकल हो जाता, तो मुझे थोड़ा सा मैनेजरियल रोल की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा था, इसलिए मैंने एमटेक ना चूज करके एमबीए चूज किया। और आपका जो जॉब एक्सपीरियंस था उसमें आपने ऐसा क्या सीखा कि जो आपको लगता है कि अब मेरे फ्यूचर में भी कहीं पे काम लगेगा, या तो इतना वो इंटरेस्टिंग था नहीं था कि मोनोटोनस जॉब था, क्या था उसका? नहीं, काम तो काफी अच्छा था टू बी ऑनेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी थी और मैं एज ईवीएम इंजीनियर, जिस पे आप वोट देते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यस, मशीन, हाँ हाँ। उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रही थी। तो वहां पर काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन लोगों को हैंडल करके और अपनी जो हमारी लाइन होती है, असेंबली लाइन, टेस्टिंग लाइन, क्वालिटी लाइन, उसको प्रोसेस करवाने के दौरान जब माथा पच्ची होती है, तब फील आता है आपको कि ठीक है, एक रोल जिसकी टेक्नैलिटीज आप जान रहे हैं, लोगों को मैनेज कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो वहां से मेरा रुझान फिर बढ़ा कि ठीक है, यहाँ पर तो मुझे सिर्फ हल्की हल्की चीजें पता चलेंगी, शायद मैं बिजनेस का सिर्फ एक हिस्सा ही समझ पाऊंगी। हम्म। तो ज्यादा हिस्सा जानने के लिए, पूरा बिजनेस जानने के लिए एमबीए से अच्छी डिग्री उस वक्त मुझे लगा कोई नहीं हो सकती, जो मैं कम समय में सीख जाऊं और एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकूं। तो काम से इंटरेस्ट जगा एमबीए की तरफ, और अब हम्म। देखते हैं आगे क्या होता है। और आपके फैमिली में से कितने लोग जो है जिन्होंने इतनी बड़ी मतलब इंस्टीट्यूट को क्रैक किया हो, या आप फर्स्ट है अपने फैमिली में कि और भी कोई है? मतलब आपका फैमिली नहीं, बैकग्राउंड में क्या क्या माहौल वहाँ पे चल रहा है? मेरे मम्मी और पापा दोनों टीचर्स हैं, मेरा एक छोटा भाई है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, कि मैं ही हूँ और ये शायद पहला ही है। पर मेरे पिताजी ने अपनी हायर स्टडीज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी, अच्छा। और ऐसा कोई एमबीए या फिर ह्यूज प्लान नहीं था, तो ये चेन ब्रेक या आइस ब्रेक मैंने किया है पहली बार। अच्छा। कि और ये अपने क्या बोलते हैं कि अपने आज के समय में जो है शार्क टैंक इंडिया के कारण जो है लोगों के अंदर ये कुछ स्टार्टअप करो, ये करो, वो करो, तो उसका क्रेज़ वहाँ पे भी कितना आपको लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ही जॉब करना चाहते हैं, जो कि बेसिकली इंडिया ओरिजिन भी हो सकती है और बाहर की भी हो सकती है? तो और वैसे आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर में से, मतलब ये सब जो है उसमें से आपका क्या फ्यूचर में आपको लगता है कि जाना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, ऐसा कोई आपका आइडिया हो? मुझे थोड़ा सा रुझान, हाँ, क्योंकि मैं डिजिटली थोड़ी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग माइंडसेट की हूँ कि ठीक है, मुझे यूट्यूब पे मजा आ रहा है या फिर मुझे थोड़ा रिसर्च करने में मार्केट में मजा आता है, तो मैं मार्केट या फिर स्ट्रैटेजी रोल में जाना पसंद करूंगी। पर अपार्ट ऑफ इट, अगर आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करें, तो कॉलेज में हर वो चीज होती है, इंक्यूबेशन सेंटर से लेकर के पढ़ाई तक, और एक अच्छा क्रिएटिव माइंडसेट भी। अगर किसी को अपना बिजनेस आइडिया प्रूव करवाना है, तो उसे बहुत अच्छे स्किल सेट के लोग मिल जाते हैं जिसके साथ वो अपने बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ठीक है, बिल्कुल कॉलेज में लोग जॉब ओरिएंटेड भी हैं,
पर हाँ, अपना काम अगर किसी को स्टार्ट करना है तो बिल्कुल आपको वैसे पसंद के, वैसे अंदाज और वैसी सोच वाले लोग भी मिल जाएंगे। टुडे मतलब आज ही मैंने एक देखा कि भाई क्या बोलते हैं कि भाई जो ऑक्सफोर्ड या तो मतलब यूएसए में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते हैं, तो वो एक वहाँ पे एक ऐसा माहौल है जैसे आईआईएम के अंदर एक माहौल है। तो कोई बंदा जो है मतलब उनका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा होता है कि भाई एक बंदा जो है उसने लिंक्डइन शुरू कर दिया, एक ने जो है यूट्यूब बना दिया था, एक ने स्पेस में कुछ बड़ा कर दिया। तो मतलब मुझे लगता है कि एक एटमॉस्फेयर, एक लेवल पे आप पहुंच जाओ थोड़ी मेहनत करके, और उसके बाद जो आपको माहौल मिलता है ना, वो एक उससे एक डबल पुश मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक ज़रूरी स्टेप रहता है, थोड़ी सी मेहनत करके कोई अगर वो लेवल तक पहुंच जाए। आपको क्या लगता है कि भाई मेंटरशिप भी मिलेगी, आपके फ्रेंड्स भी मिलेंगे बिल्कुल उस तरीके बिल्कुल। से, डबल नहीं नहीं, ग्रोथ हो बिल्कुल जाता है। आप कहीं भी, हाँ बिल्कुल, आप कहीं भी जाए, पहली बात तो ये कि स्टार्टअप करने के लिए एमबीए करना जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप एमबीए का हिस्सा हैं, तब आपको आपकी लाइकेबिलिटी के माइंडसेट के लोग, मतलब आपके जैसे लोग मिलने बहुत आसान हो जाते हैं। एक अच्छा ग्रुप ऑफ पीपल जिसने सब कुछ आपके जैसा पढ़ा हो, आपके जैसा किया हो, पर आपका अलग अलग इंटरेस्ट है, तो ठीक है, आप अगर बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं, चार आपको आपके जैसे लोग मिले जो आपकी आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना दिमाग, अपना स्किल, इफ नॉट मनी, तो ठीक है। किसी ने मेरा मार्केटिंग संभाला, किसी ने मेरा ऑपरेशन संभाला, किसी ने मेरा फाइनेंस संभाला। ये चीज सिर्फ अंडर द रूफ ऑफ एमबीए कॉलेज ही हो सकती है, या चाहे वो इंडिया का हो या किसी और जगह का। बाकी बिजनेस बिल्ड करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। नहीं। आप अपनी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जैसे लोग हायर कर सकते हैं, आपको हमेशा हायरिंग करने के लिए लोग मिल जाएंगे। पर आपका आइडिया, आपका व्यू, और कब कंट्री को, कस्टमर्स को उसकी नीड है कि नहीं, इस चीज को देखते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है बस। और आपने अभी तक क्या क्या सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़े हैं जिसमें, और आपको क्या है इसमें इंटरेस्ट लगा है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको मज़ा आ रहा है? क्या आपको लगता है कि तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल ज़्यादा है, कि ये इस चीज़ की केस स्टडीज़ में मज़ा आ रहा है? डिफ़िकल्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट लग रहा हो कि भाई आपको फाइनेंस में भी ना पसंद आ रहा हो, डिफ़िकल्ट लग रहा हो शायद, ऐसा कुछ आप बताना चाहें? अ, चूंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, तो मुझे फाइनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। लेकिन ठीक है, दोस्तों की मदद से, टीचर के कोऑपरेशन से वो जोन भी निकला। और बाकी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आईएम में सारा कुछ मिक्स ही होता है, ऐसा कुछ होता है नहीं कि कोई स्पेसिफिक डोमेन का सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। आप मार्केटिंग पढ़े, मैनेजमेंट भी पढ़ते हो, आप ह्यूमन रिसोर्सेज भी पढ़ते हो, आप इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग भी पढ़ते हैं, आप स्ट्रेटेजी भी पढ़ते हैं, आप फाइनेंस के कोर्स तो पढ़ते ही हैं, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम भी पढ़ते हैं ताकि आप टेक्निकल दुनिया से रूबरू रह सके, क्या चेंजेस आ रही है, आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग पढ़ते हैं। तो मिला जुला सम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन था। और मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, क्योंकि मुझे मजा आता है केसेस पढ़ने में और सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ने में, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स के साथ तो और भी ज्यादा। तो ठीक है, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था उसमें। तो मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स और स्ट्रैटेजी के सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग ज्यादा लगते थे। फाइनेंस थोड़ा सा मुश्किल लगता था, और ऑपरेशन को मैं सिवाय मैथ के कुछ नहीं देखती। तो ऑपरेशन मेरे लिए मोर और लेस मैथमेटिकल के ही हायर लेवल के इक्वेशंस हैं। और ओके, तो ने क्या बोलते हैं कि आपको ऐसा कभी लगा कि भाई मैंने बीबीए या तो बीकॉम ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये कंसेप्ट जो है अगर मैंने किया होता तो फटाफट मैं सीख सकती, या तो ऐसा कुछ? ज़्यादा लोगों को ये भी रहता है कि भाई हाँ। बीबीए बीकॉम वाले जब आईएम में पढ़ते हैं तो उनके लिए काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है वो उनको पता ही होते हैं, मतलब मेहनत कम लगती है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा फिन के कोर्सेज अगर मैं कर लेती ना, हम्म, एक दो आने से पहले, तो वो थोड़े हेल्पफुल हो जाते। हम्म, अदरवाइज बाकी चीजें ठीक थी, ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं बीकॉम करके आना चाहिए था या बीबीए। लेकिन फिन के कोर्सेज एक आध, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या एफएमआई हो, ये चीजें मुझे थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी एमबीए ज्वाइन करने के पहले। ठीक। और अपने क्या बोलते हैं कि इसके अलावा अपने यूट्यूब पे आपने आई थिंक जब 3 साल पहले आई थिंक आपने स्टार्ट किया था, तो पोएट्री वगैरह से ही आपने आई थिंक स्टार्ट किया था। तो मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या था, क्योंकि अभी जो है मैं खाली बता रहा हूँ कि एक क्रेज़ चल रहा है कि भाई आईआईटी और काफ़ी सारे ऐसे, या तो एनआरआई है या तो अमेज़ोन गूगल में जो काम करे हुए बच्चे हैं,
वो वहाँ पे 3-4 साल काम करके और फिर जो है अपना ये जो है यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हैं और कोर्सेज जो है अपने कि भाई अमेज़ोन में कैसे एडमिशन लिया जाए, और ये पूरा एक उनका एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है जिसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपके दिमाग में भी यूट्यूब के रिलेटेड आपका क्या प्लान है कि अभी एज ए हॉबी आप कर रहे हैं, धीरे धीरे देखेंगे क्या करेंगे फ्यूचर में उसका, कुछ ऐसा आपने सोचा है कि एज ए मे बी इसको साइड इनकम के रूप में भी आप रखना चाहेंगी कि भाई एक तरफ मेरा जॉब चल रहा है और इसमें से जो जो मैंने वीकेंड्स में वीडियो बना दिए उसमें से फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक हो गया कि भाई आता रहेगा। फिलहाल तो यूट्यूब मेरे लिए एक हॉबी ही है। मैं इस पे कोई बहुत लॉन्ग टाइम करियर ऐसी ड्रीम लेकर के नहीं चल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही आगे आने वाले समय में नहीं हो सकता है, पर मेरा मोटिवेशन बिहाइंड मेकिंग यूट्यूब वीडियो इज मैं थोड़ा लोगों से कनेक्ट कर सकूं, लोग मुझे जान सकें और ये जान सकें जो मुझे चीजें नहीं पता थी, बीइंग अ नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड के लोग, कि एक जिंदगी अगर मैं आई एम कोझिकोड में नहीं होती, मैं आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता कहीं पे भी होती, तब भी शायद मेरे दिमाग में ये चीज चल रहा था, क्योंकि लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, मेडिकल कॉलेजेस के बारे में पता होता है, पर हायर एजुकेशन वाले कॉलेजेस के बारे में कम जानकारी होती है। तो वहाँ की जिंदगी देखना लोग पसंद करते हैं। वहाँ की जानकारी जितनी ज्यादा होगी, लोगों को रुझान भी बढ़ेगा। तो इस चीज को, इस माइंडसेट को क्लियर करने के लिए ये चैनल शुरू किया गया था। और पोइट्रीज की वीडियो तो मैंने, चूंकि कभी मैंने पोइट्री कही थी कहीं, तो मैंने डाल दी। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे ये चैनल पोइट्री चैनल बनाना था, नहीं, ब्लॉग से ही स्टार्ट करना था। जहां मैं गई तो फिर कभी ट्रेवल ब्लॉग्स डाल दिया, कोई अच्छा दिन रहा तो अ डे इन माई लाइफ डाल दिया। तो यही चीजें चल रही हैं।